सामान्य अध्ययन का पहला क्वेश्चन पूछा गया कि ज्वालामुखी प्रक्रिया की अंतिम प्रतीक क्या होती है। अर्थात ज्वालामुखी की प्रक्रिया जब शांत होने लगती है तो उसका अंतिम प्रतीक क्या होता है। तो जब ज्वालामुखी की प्रक्रिया शांत होने लगती है तो उसका जो क्रेटर होता है, यहाँ से कुछ गैसें निकलती हुई दिखाई देती हैं, यहाँ से कुछ जलवाष्प निकलते हुए दिखाई देते हैं, जिसे कि धुआंरे या वातिमुख कहा जाता है। और यही जो है वो ज्वालामुखी के शांत होने का संकेत देते हैं, जिसे कि धुआंरे कहा जाता है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा कि ये ज्वालामुखी प्रक्रिया का अंतिम प्रतीक होती है। आपको अच्छे से पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी है इसके अंदर गरम गरम पदार्थ भरा हुआ है, जिसे कि लावा कहा जाता है। और यही लावा जब पृथ्वी के सतह पर आने लगता है तो इसी की प्रक्रिया को जो है वो ज्वालामुखी की प्रक्रिया कहा जाता है। और ये जहाँ से पृथ्वी के जिस सतह से, जहाँ से जिस भाग से ये निकलता है, उस बिंदु को जो है वो क्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। और यही जब ज्वालामुखी की प्रक्रिया शांत होने लगती है तो इसी क्रेटर वाले भाग से कुछ गैसें और यहाँ पर वाष्प निकलते हुए दिखाई देते हैं, जो कि ज्वालामुखी के शांत होने का संकेत देते हैं। इसके अलावा ऑप्शन ए में दिया है गेसर। गेसर क्या होता है? तो गेसर भी कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर ये गरम गरम जो पदार्थ भरा हुआ है, इसी की वजह से जो भूतल के अंदर जो पानी है, जब ये गर्म होकर के पृथ्वी की सतह पर ऊपर आने लगता है तो इसी को जो है वो गेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेसर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो जो विद्युत फ्यूज होता है वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग विद्युत फ्यूज की बात करें कि विद्युत फ्यूज आखिर में होता क्या है, तो बेसिकली फ्यूज जो है वो एक वायर ही होता है, जो कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए इसको लगाया जाता है। किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित करने से पहले यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा दिया जाता है, और ये जो फ्यूज़ होता है इसका गलनांक बहुत ही कम होता है, जो कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। अर्थात किसी भी परिपथ में जब धारा प्रवाहित होती है सामान्य रूप से, तब ये जो फ्यूज़ है ये सामान्य रूप से काम करता है। लेकिन जैसे ही धारा का मान बढ़ता है इसमें, वैसे ही ये जो फ्यूज़ लगा हुआ है इसका तापमान बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने के कारण ये जो है वो ऑटोमेटिक टूट जाता है, जिससे कि धारा का प्रभाव जो है वो इस इलेक्ट्रॉनिक सामान में प्रतिबंधित हो जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो सुरक्षित रह जाता है। और इसी यंत्र को जो है वो फ्यूज़ कहा जाता है, जो कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पर? तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का उग्र किसान नेता कौन था। तो बिहार में जो उग्र किसान नेता थे वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए में दिया है राजकुमार शुक्ल। ये जो राजकुमार शुक्ल हैं ये भी बिहार के एक किसान ही नेता हैं, जिन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था कि आप बिहार में आएँ और बिहार का जो चंपारण में 3 कठिया प्रथा चल रही है इसको आप देखें और इसका उन्मूलन करें। इसके लिए गांधी जी को राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो है वो आमंत्रित किया गया था। और ऑप्शन सी में दिया है राजेंद्र प्रसाद। ये भी बिहार के एक किसान नेता ही थे, जो कि गांधी जी के साथ में थे। इस 3 कठिया प्रथा को समाप्त कराने में गांधी जी के साथ में राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि बाद में चल के भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। तो अंग्रेजों के द्वारा जब 1854 में कर की नई व्यवस्था लाई गई थी तो उस समय बिहार में जो संथाल जाति है इसने इसका विरोध किया था, विद्रोह किया था। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। 1854 में अंग्रेज़ों ने कर की एक नई नीति लेकर के आई, और इसके तहत जो संथाल वाला क्षेत्र था इसमें कर की जो दर है इसको बढ़ा दिया गया। और अगर किसी के द्वारा कर न चुकाया जा सका तो क्या करते थे कि उसकी भूमि को लेकर के बागान मालिकों को सौंप दिया जाता था। और इसी चीज़ से परेशान होकर के वहाँ की जो संथाल जाति है इसने 1855-56 ईस्वी में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसे कि संथाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है।
तो गर्म खून के प्राणी से क्या मतलब है? तो जो प्राणी होते हैं, जो जीव होते हैं, बेसिकली इनके शरीर के तापमान के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो गर्म खून के प्राणी और दूसरे जो है वो ठंडे खून के प्राणी होते हैं। इनमें अंतर क्या होता है? तो जो गर्म खून के जीव होते हैं, इनके शरीर का जो तापमान है वो बाहर के वातावरण पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब कि बाहर का वातावरण कुछ भी हो, इनके शरीर का तापमान फिक्स रहता है। जैसे कि मनुष्य है, जैसे कि पूरे के पूरे जीवधारी जो हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? तो जीवधारी जो हैं वो गर्म खून में आते हैं, क्योंकि हम लोगों का शरीर का तापमान जो है वो फिक्स रहता है। चाहे वातावरण में गर्मी बढ़ जाए या ठंडी बढ़ जाए, हमारे शरीर का तापमान जो है वो हमेशा फिक्स रहता है। लेकिन जो ठंडे खून के जीव होते हैं, इनके शरीर का तापमान जो है वो वातावरण पर डिपेंड करता है। अर्थात जैसे ही वातावरण का तापमान जो है वो बढ़ेगा तो इनके शरीर का भी तापमान बढ़ जाता है, और जैसे ही इनके वातावरण का तापमान घटेगा वैसे ही इनके शरीर का भी तापमान घट जाता है। जैसे कि आपने छिपकली को देखा होगा, छिपकली तो गर्मियों के दिनों में दिखती है, लेकिन ठंडे के दिनों में कहीं पर भी नहीं दिखती है, वो जा करके छिप जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वायुमंडल में ठंडी बढ़ती है, जब वातावरण में ठंडी बढ़ती है तो इसका शरीर भी जो है वो ठंडा हो जाता है। इसी की वजह से ये जा करके छिप जाती है कहीं गर्म जगह पर, और ये जो है वो फिर जब गर्मी आती है तब ये बाहर निकल करके आती है। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से गर्म खून का जीव कौन है? तो ऑप्शन ए में दिया है दादुर। तो ये जो दादुर है ये भी ठंडे खून का जीव होता है। इसका भी शरीर का तापमान जो है वो वायुमंडल पर, वातावरण पर डिपेंड करता है। ऑप्शन बी में दिया है मगरमच्छ, ये भी जो है वो ठंडे खून का जीव होता है। ऑप्शन सी में दिया है मछली, ये भी ठंडे खून की ही जीव होती है। अर्थात ए बी सी तीनों के तीनों जो है वो ठंडे खून के जीव दिए गए हैं। इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन ई है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ कब प्रकाशित किया गया था? तो ये जो उपन्यास है आनंद मठ, जिसको कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, इसको 1882 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। इसीलिए जो ऑप्शन ए है, बी है, ये बिल्कुल सही होगा। और एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि हमारे देश का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, ये जो है वो इसी आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इसी आनंद मठ में लिखा था, और यहीं से ले करके हमारे देश का राष्ट्रीय गीत बनाया गया है, वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूखी बर्फ क्या है? तो सूखी बर्फ क्या होती है? तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, इसी को सूखी बर्फ या ड्राई आइस कहा जाता है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। बेसिकली ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करती है, इसीलिए इसका उपयोग जो है वो शीतलन के रूप में किया जाता है। और इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, इसको जो है वो -78 डिग्री सेल्सियस तक इसको ठंडा किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो है वो ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती है, और इसी को जो है वो फ्रिज में, एसी में उपयोग किया जाता है, और इसी को जो है वो ड्राई आइस या सूखा बर्फ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है किसको? तो जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उसमें सरकार के द्वारा संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा दी जाती है, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? तो पृथ्वी पर कोई भी ऐसा भाग जहाँ पर वनस्पति, जंतु और उनके आवास जो हैं वो आपस में एक संयुक्त रूप से तालमेल के साथ में रहते हैं, ऐसे क्षेत्रों को जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। और ऐसे क्षेत्रों को जब किसी भी सरकार को संरक्षित करना होता है तो उसको वो जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर देती है, जिससे कि उसका संरक्षण किया जा सके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉस एंजल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला था? तो अभी अभी जो लॉस एंजल्स में आयोजित हुआ था गोल्डन ग्लोब 2024, इसमें ओपेनहाइमर को सबसे ज़्यादा अवार्ड दिए गए थे, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो जो बायोगैस होती है इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में मीथेन पाया जाता है, इसीलिए मीथेन जो है वो बायोगैस का प्रमुख घटक है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा।
अगर बायोगैस के अन्य घटकों की बात करें कि वो कौन कौन से हैं, तो मीथेन के अलावा इसमें नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन के अलावा इसमें कुछ मात्रा में हाइड्रोजन गैस भी पाई जाती है और इसके अलावा इसमें जलवाष्प भी होता है। इतने सारे बायोगैस के घटक होते हैं। अगर बात करें कि बायोगैस का निर्माण कैसे होता है, तो बायोगैस का निर्माण जो है वो कुछ फंगस और बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। जैसे कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनको बैक्टीरिया के द्वारा तोड़ करके इसे सरल कार्बनिक पदार्थ में बनाया जाता है और इसी को तोड़ने की प्रक्रिया में जो गैस उत्पन्न होती है, इसी को बायोगैस कहा जाता है। और इसका उपयोग कहाँ पर होता है? जो बायोगैस होती है, इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जैसे कि इसका उपयोग हम लोग घरों में खाना बनाने के लिए कर सकते हैं, इसका उपयोग वाहन चलाने के लिए हो सकता है, इसका उपयोग बिजली बनाने में भी हो सकता है। इसी तरीके से इसके बहुत सारे उपयोग हैं। जहाँ पर भी ईंधन का उपयोग होगा वहाँ पर इसका उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीनविच माध्य समय से भारत का मानक समय कितना आगे रहता है? तो ग्रीनविच माध्य समय से भारत का जो समय होता है वो 5.5 घंटे आगे चलता है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ग्रीनविच माध्य समय क्या होता है? तो सपोज करिए कि ये वर्ल्ड मैप है, ये जो है वो विश्व का एक नक्शा है। अगर ये विश्व का नक्शा है तो यहाँ पर आपको ब्रिटेन देखने को मिलेगा और इसी ब्रिटेन में यहाँ पर एक इंटरनेशनल वेधशाला स्थित है और यहाँ से जो देशांतर रेखा गुजरती है, इसी देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा माना जाता है और यही जो है वो ग्रीनविच मानक समय रेखा भी होती है। इससे जितने भी देश पूर्व दिशा में स्थित हैं उन सारे देशों का समय जो है वो आगे चलता है, लेकिन जितने भी देश यहाँ से पश्चिम दिशा में स्थित हैं उन सारे देशों का समय जो है वो पीछे चलता है इस मानक समय रेखा से। और जो हमारा भारत है वो इस देशांतर रेखा से 82.5 डिग्री आगे है। कहाँ पर? 82.5 डिग्री यहाँ पर हमारा भारत जो है वो स्थित है। इसीलिए भारत का समय जो है वो आगे चलता है। और कितना आगे चलता है? तो ये चलता है 5.5 घंटे आगे। कितना? 5.5 घंटे जो है वो मानक समय से आगे चलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? तो पक्षियों की सबसे ज़्यादा प्रजातियां जो है वो चीड़ के जंगलों में पाई जाती हैं। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध किससे है? तो हर साल जो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये किस लिए मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ताकि वातावरण से संबंधित जागरूकता लोगों में पैदा की जा सके, इसीलिए इसको मनाया जाता है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, 22 अप्रैल को जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसको मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो इसको मनाने की शुरुआत जो है वो 1970 ईस्वी में की गई थी और तभी से हर साल ये मनाया जाता है। और इस बार 2024 ईस्वी में जो पृथ्वी दिवस मनाया गया था, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। क्या था? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट इस बार की थीम थी। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से भ्रंशमूलक जो भूकंप होता है ये सबसे ज़्यादा गंभीर और विध्वंसकारी होता है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग भ्रंशमूलक भूकंप की बात करें कि ये आता कैसे है, तो ये जो है वो प्लेटों के आपस में टकराने से या दूर जाने से ये भूकंप जो है वो आता है और यही जो है वो सबसे ज़्यादा विध्वंसकारी होता है। इसी की वजह से बहुत सारी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, बहुत जगह पर जो है वो दरारें पड़ जाती हैं। इसके अलावा ऑप्शन ए में दिया है ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी के फटने से भी भूकंप आता है, लेकिन इससे कोई हानि वगैरह नहीं होती है। इसके अलावा ऑप्शन सी में दिया है प्लूटोनिक भूकंप। प्लूटोनिक भूकंप क्या होता है? तो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा भरा हुआ है, इसके दबाव के चलते जो भूकंप आता है, इसी को प्लूटोनिक भूकंप कहा जाता है। लेकिन इसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। इसकी मात्रा कभी कभी तो इतने भी कम होती है कि ये पता भी नहीं चल पाता है कि भूकंप भी आया था। इसलिए ये भी क्या है, ये भी जो है वो विध्वंसकारी नहीं होता है। इनमें से सबसे ज़्यादा जो है वो भ्रंशमूलक भूकंप जो है वो विध्वंसकारी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
जब पहला वाला गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 ईस्वी में, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग गोलमेज सम्मेलनों की बात करें कि ये जो गोलमेज सम्मेलन हैं ये कितने हुए थे, तो ये जो है वो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और ये कहाँ पर आयोजित हुए, तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो लंदन में आयोजित कराए गए थे। कब कब हुए थे, तो पहला वाला गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1930 ईस्वी में हुआ, दूसरा वाला 1931 में हुआ और तीसरा वाला जो है वो 1932 ईस्वी में कराया गया था। और ये गोलमेज सम्मेलन कराए क्यों गए थे, ये गोलमेज सम्मेलन जो है वो भारत में संविधान का निर्माण कैसे होगा इस बात पर चर्चा के लिए, इसके अलावा भारत में राज्यों का भविष्य कैसा होगा इसकी चर्चा के लिए, और भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कैसे की जाए, इन चीज़ों को लेकर के 3 गोलमेज सम्मेलन कराए गए थे। कहाँ पर, लंदन में। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले कौन व्यक्ति थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। और गांधी जी की बात करें कि गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो जो गांधी जी हैं वो 1931 वाला जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। जो साइलेंट वैली है, शांत घाटी है, ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये जो शांत घाटी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। जो शांत घाटी है ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जो कि केरल के पलक्कड़ जिले में पड़ती है। जो केरल में नीलगिरी पर्वत का भाग है उसी पर स्थित है ये साइलेंट वैली, जो कि केरल राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक क्या है। तो अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो SO2 जो है वो प्रदूषक का कार्य करता है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी गैस है जो कि अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है, तो इसके अलावा नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। और ये कैसे अम्लीय वर्षा कराते हैं, तो ये जो है वो पानी के साथ में अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो पानी के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। और जब बरसात होता है तो यही प्रक्रिया होती है कि बरसात के समय में वायुमंडल में जो सल्फर डाइऑक्साइड के कण होते हैं ये पानी से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं। और यही सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो बरसात के साथ में पानी के साथ में ज़मीन पर आते हैं और इसी को जो है वो अम्लीय वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।